नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का ज्योग्राफी से। दोस्तों याद रखिएगा, ज्योग्राफी से जो है टॉप 45 क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें प्रत्येक जो है क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में इसको कवर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। ऑप्शन है 180 डिग्री, 120 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है गुजरता है। इसको याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है दोस्तों याद रखिएगा, प्रशांत महासागर, आप मैप में अगर देखिएगा तो प्रशांत महासागर से जो है बीचों बीच होकर गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा, बीचों बीच जो है होकर क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बीचों बीच क्या होकर गुजरता। और ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 1884 ईस्वी में, याद रखिएगा कि 1884 ईस्वी में वाशिंगटन के सम्मेलन में, वाशिंगटन जो है आपका अमेरिका में स्थित है। ठीक है, वाशिंगटन में इसका सम्मेलन हुआ था और वहीं पर जो है 1884 ईस्वी में इसका दिनांक जो है रखाया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसका जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो गुजरता है आपको प्रशांत महासागर से होकर क्या करता है, गुजरता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रीन बीच किस देश में है। ठीक है, ग्रीन बीच जो है किस देश में है। ऑप्शन है यूके, इंग्लैंड, यूएसए और भारत। तो इसको याद रखिएगा यूके। अब यूके में दोस्तों कहाँ है, तो यूके में जो याद रखिएगा कि ब्रिटेन देश है। ठीक है, उसको ग्रीनविच वहीं पर जो है आपका स्थित है, ब्रिटेन में ही जो है ग्रीनविच स्थित है। ब्रिटेन को इंग्लैंड नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच अंतर क्या है। ठीक है, ऑप्शन है 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक देशांतर को पार करने में लगभग जो है दोस्तों दो स्थानों के बीच जो है ना 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो धुरी पर जो घूमता है वो 24 घंटा लगता है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है 24 आवर, ये तो आप सभी जानते हैं। और 360 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि ये जो चार जो आपका 4 मिनट का जो समय लगता है वो आपको जो है 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो है दोस्तों इसी के बारे में आपको डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में जो है वाशिंगटन सम्मेलन में जो है इसका किया गया था, वाशिंगटन में किया गया था 1884 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है। भारत का प्रमाणिक समय जो है किस स्थान से निश्चित किया गया। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन के अनुसार जो दोस्तों इलाहाबाद हो जाएगा। लेकिन जो अगर भारत की बात की जाए ना तो दोस्तों तो मिर्ज़ापुर है। ठीक है, यूपी में जो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर एक जो है डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है इसको मेजर किया जाता है। ऐसे ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार आप इलाहाबाद भी दे सकते हैं, लेकिन इसका सटीक जो आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो बनता है 82.5 डिग्री जो है, याद रखिएगा 82.5 डिग्री जो है ईस्ट में, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देशांतर में जो है इसको मैप किया जाता है, इसको मापा जाता है, याद रखिएगा कितनी डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर पर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये बता दें दोस्तों कि ये भारत का जो मानक समय जो है नापा गया था, भारत का ये जो
मानक समय जो है याद रखिएगा 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1947 या 1947 में जो है इसका निर्धारण किया गया था और चुना गया था। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर शहर में 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पे जो है इसको मेजर करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका होता है, ठीक है, क्या होता है? अवसादी शैलों से क्या है? ढका हुआ। अवसादी शैल क्या होता है दोस्तों? थोड़ा सा समझिएगा, आप थोड़ा सा मेरे पॉइंट को जो है समझिएगा। क्या होता है अवसादी शैल? क्या होता है कि अपक्षय, ठीक है, अपक्षय या अपर्दन के कारण जो चट्टानों के बीच जो टुकड़ा को जो जमाव होता है ना दोस्तों, उसको कहते हैं अवसादी शैल। जैसे मान लिया जाए दोस्तों कि जो है कभी कभी क्या होते हैं, बाढ़ आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, तो उसके वजह से जो पत्थर के जो टुकड़े जो होते हैं वो सब जो है टूट टूट कर जो बिखरते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बलुआ पत्थर, ठीक है, उसको बलुआ पत्थर भी कहते हैं, शैल भी कहते हैं, या चूना पत्थर भी उसको कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है अवसादी शैल, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूपृष्ठ पर जो है अवसादी शैल जो है 75% मौजूद है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार किस चट्टान में पाया जाता है, ठीक है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है परतदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, अजैब चट्टान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परतदार चट्टान, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? परतदार चट्टान। दोस्तों परतदार चट्टान जो है एक रूपांतरित चट्टान भी है, ठीक है, याद रखिएगा। परतदार चट्टान को क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। रूपांतरण होकर क्या होता है? बनता वो भी जो है दोस्तों किससे रूपांतरण होता है? आग्नेय चट्टान से और अवसादी शैल से जो होता है, तभी ये रूपांतरित चट्टान बनता है। इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं कोयला को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो ऑप्शन है दोस्तों ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर या स्फटिक, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेनाइट एक ऐसा है दोस्तों जो रूपांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट जो है, संगमरमर है, स्फटिक जो है, ये आपका रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान क्या होता है दोस्तों? चलिए हम इसमें आपको दोस्तों बता देते हैं। रूपांतरित चट्टान जो होता है आग्नेय, ध्यान से सुनिएगा, आग्नेय और अवसादी शैल को जितने भी जो होते हैं आग्नेय और अवसादी शैल में क्या होता है कि ताप, टेम्परेचर और प्रेशर के दबाव के कारण जो दोस्तों जो परिवर्तन आता है, ठीक है, और परिवर्तन जो आता है उसको क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल जो होगा स्लेट हो जाएगा, ठीक है, स्लेट होगा, परतदार चट्टान होगा, परतदार चट्टान जो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया है, ठीक है, संगमरमर होगा, ठीक है, संगमरमर, क्वार्ट्ज होगा, ठीक है, क्वार्ट्ज, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक गनीस होता है, ठीक है, गनीस, इसको याद रखें। गनीस क्या होता है? एक रूपांतरित चट्टान है। तो दोस्तों इसमें जो है आपको क्वेश्चन जो पूछा रूपांतरित चट्टान नहीं होगा, तो ग्रेनाइट जो है आपका रूपांतरित चट्टान नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? क्या है? कायांतरित शैल है, ठीक है, क्या है? कायांतरित शैल है। तो आपको ऑप्शन है दोस्तों ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर या स्फटिक, ठीक है। कायांतरित का मतलब दोस्तों एक और नाम है दोस्तों, कायांतरित शैल को रूपांतरित शैल ही कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। कायांतरित शैल को रूपांतरित शैल भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों संगमरमर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। संगमरमर क्या? ये कायांतरित शैल है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जापान, नेपाल, चीन, भारत, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है नेपाल में स्थित है। ये आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है?
कौन से पर्वत श्रृंखला जो है सबसे बड़ी? ऑप्शन है एंडीज, अलास्का, हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा जो होगा आपका पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज होगा। थोड़ा सा एंडीज के बारे में जानिए। ये दोस्तों जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर, दोस्तों मेरे पास जो है दोस्तों मैप उपलब्ध नहीं है, फिर भी मैं आपको बात से जो है समझाना चाहता हूँ, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर यह जो है एंडीज जो है स्थित है पर्वत श्रृंखला। और दोस्तों याद रखिएगा, इस 7 देशों को क्या करता है? 7 देशों को क्या करता है? जोड़ता है। याद रखिएगा, भी आया कि एंडीज पर्वत जो है 7 देशों को जोड़ता है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे दोस्तों तो 8900 किलोमीटर है, ठीक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 8900 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और दुनिया में सबसे लंबा शिखर पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इसको याद रखें। दूसरे नंबर की बात करेंगे दोस्तों तो दूसरे नंबर पर आता है इसको रॉकी श्रृंखला, मतलब कि रॉकी पर्वत माला, ठीक है। रॉकी पर्वत माला आता है, इसका लंबाई जो है 4800 किलोमीटर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? ठीक है, संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? ऑप्शन है किलाउ, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, किलाउ। किलाउ जो है हवाई में, आप जानते होंगे हवाई में एक जगह है किलाउ, जहाँ जो है दोस्तों ये सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। कोटापैक्सी क्या होता है दोस्तों? कोटापैक्सी जो है दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये चंद्रमा की इसको गर्दन कहते हैं। कोटापैक्सी का मतलब होता है, ठीक है, अर्थ होता है कोटापैक्सी का मतलब कि चंद्रमा का गर्दन, ठीक है, इसको कहते हैं। और कोटापैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है, क्या है? इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों आ ही गया अगला क्वेश्चन जो है कोटापैक्सिस से संबंधित कि कोटापैक्सिस कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इक्वाडोर। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि कोटापैक्सिस जो है इक्वाडोर में स्थित है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देते हैं। अभी आपने दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोटापैक्सी का जो अर्थ होता है चंद्रमा की क्या कहते हैं? गर्दन को कहते हैं। चंद्रमा को क्या कहते हैं? गर्दन को कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा को क्या कहते हैं? गर्दन को कहते हैं। और ये विश्व का जो दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है। क्या है? विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा सक्रिय भी जो है दोस्तों कोटोपैक्सी में ही स्थित है, ठीक है। अब थोड़ा सा दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप पर, याद रखिएगा बैरन द्वीप पर जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपको सक्रिय है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है, ठीक है। ऑप्शन है 30%, 80%, 78%, 50%। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक कॉमन चीज़ है, आप याद रख सकते हैं कि वायुमंडल में जो है 78% जो है नाइट्रोजन है, ठीक है। और 21% जो है आपका क्या है? ऑक्सीजन है, इसको याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन है क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, नियॉन। दोस्तों आपको चारों जो ऑप्शन दिखाई दे रहे ये चारों ही जो क्या है अक्रिय गैस है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अक्रिय गैस कौन सा अक्रिय गैस होगा दोस्तों? तो ऑप्शन याद रखिएगा आर्गन जो है ये क्या है वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में जो है आर्गन पाया जाता है वायुमंडल में, अक्रिय गैस की बात करेंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस मिलती है, सर्वाधिक गैस मिलती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको जो है घुमा फिरा कर जो है क्वेश्चन पूछ देते हैं। ऑप्शन है नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन, इनमें से कौन है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि वायुमंडल में जो है सर्वाधिक जो है अस्थायी तत्व जो है आपका जलवाष्प है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोएस पठार स्थित है कहाँ है। ऑप्शन है भारत, जापान, रूस, चीन। इसको याद रखिएगा कि लोएस पठार जो है चीन में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। मानते लो कि 29 किलोमीटर जो है, जो आपका एयर जो प्रेजेंट है वो कितना प्रतिशत उसमें होगा। ठीक है, ऑप्शन है 30%, 65%, 88%, 97%। तो ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा जो आपको क्षोभमंडल में पाया जाता है वो आपका 97% है। ठीक है, आप जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाइएगा दोस्तों, आप मतलब कि जो है ना हवा का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। मेघ गर्जन जो है वायुमंडल के किस परत में होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं दोस्तों, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में डिटेल। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से अगर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे वीडियो को जो है आप रेगुलर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों मैं आपको हालांकि इसमें भी बताता हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पर जो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो मेघ गर्जन जो संबंधी जो होती है वो वायुमंडल का क्षोभ मंडल में होती है। मौसम जितने सारे घटनाएं होती है आपको क्षोभ मंडल में होती है। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन का जो लेयर है ना 8 से 10 किलोमीटर याद रखिएगा। ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर जो है आपका ध्रुव पर मिलेगा। और विषुवत रेखा की बात करेंगे दोस्तों तो 18 से 20 किलोमीटर जो है आपका वो आपका क्षोभ मंडल मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा ध्रुव पर 8 से 10 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर कहेगा तो 18 से 20 किलोमीटर जो है क्षोभ मंडल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन है आर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ओजोन। दोस्तों क्या करता है ओजोन जो है, जो सूर्य से जो हानिकारक जो किरणें जो चलती है हमारे पृथ्वी के ऊपर, जो याद रखिएगा कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है एक ऑक्सीजन का लेयर है, मतलब कि ओजोन जैसा ही, ऑक्सीजन जैसा ही ओजोन का एक लेयर है कि जैसा ही क्या है दोस्तों, लेयर है ओजोन का। ठीक है, तो सूर्य से जो हानिकारक किरणें जो चलती है वो उसको क्या करते हैं, हानिकारक किरणों को रोकती है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। वहीं जो है दोस्तों ओजोन जो है हमारी रक्षा करता है। ओजोन की फॉर्मूला की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होता है, O3। इसको याद रखिएगा। कभी कभी दोस्तों हो सकता है आपको नाम न पूछकर आपका ऑप्शन जो है इस तरह आपको दे देगा, जैसे आर्गन का एयर हो गया, O3 हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का ऐसे दे देगा। तो आपको इस तरह भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों रिपीट क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओजोन। अगला प्रश्न है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। ठीक है, शांत पेटी जो है किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जो है दोस्तों दोनों जो है शांत पेटी पाया जाता है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों ये मान लिया कि जो है अर्थ है, ठीक है, आप इसको गोल मान लीजिएगा, बीचे बीच क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के जो है दोस्तों ऊपर में जो 10 डिग्री जो आपका होगा प्लस में अक्षांश, ठीक है, और माइनस में 10 जो है दोस्तों अक्षांश जो होगा वो एरिया क्या कहलाता है, आपको शांत पेटी कहलाता है। शांत पेटी को जो है दोस्तों डोलड्रम भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शांत पेटी को क्या कहते हैं, डोलड्रम भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, शांत पेटी को क्या कहते हैं, डोलड्रम भी कहते हैं। इस क्षेत्र को जो है दोस्तों निम्न दाब की पेटी भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? निम्न दाब की पेटी भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? ऑप्शन है ज्वालामुखी, ओजोन, भूकंप, नदियाँ। तो दोस्तों याद रखिएगा इसको, ज्वालामुखी को जो है प्रकृति का सुरक्षा बॉल भी कहते हैं। प्रकृति के क्या कहते हैं? सुरक्षा बॉल भी कहते हैं ज्वालामुखी को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? दोस्तों मैंने पिछले वाले भी जो है क्वेश्चन इस पर रिपीट हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक बलित पर्वत है? ठीक है, क्या है? बलित पर्वत है। सबसे पहले दोस्तों समझिएगा कि बलित पर्वत आखिर होता क्या है। बलित पर्वत को जो है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बलित पर्वत को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा बताते हैं कि बलित पर्वत क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, दो चट्टानों के बीच जो है ना, पृथ्वी के आंतरिक, मान लें कि पृथ्वी का दो चट्टान है दोस्तों, एक इधर का चट्टान है और एक इधर का चट्टान है, ठीक है। दोनों साइड से जो है, दोनों आंतरिक शक्ति के कारण जो है दोस्तों क्या होता है, दोनों आमने और सामने में क्या होता है दोस्तों, अगर टकराव होगा तो क्या होता है दोस्तों, जो ऊपर की ओर जो निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं? मोड़ कहते हैं। जैसे दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, जो हिमालय पर्वत जो निकला है ना, इतनी ऊंचाई है, तो दोस्तों याद है कि भारत का जो प्लेट जो है आपका और चाइना का जो प्लेट है, दोनों टकराने के वजह से जो है दोस्तों हिमालय का निर्माण हुआ। आप जानते भी होंगे दोस्तों कि हिमालय जो है, हिमालय के नीचे पहले जो है तेथिस सागर नाम हुआ करता था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो बलित पर्वत में जो है दोस्तों, दो चट्टानों का आंतरिक शक्ति के कारण क्या होता है, मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, उसको बलित पर्वत भी कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हिमालय, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हिमालय इसका ऑप्शन हो जाएगा, बलित पर्वत। अगला प्रश्न है कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसको दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन है 4%, 6%, 9%, 50%। ऑप्शन हो जाएगा 9%। 9% जो है पठारी क्षेत्रों में विश्व की जनसंख्या रहती है। अगला प्रश्न है कि भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। भूकंप में क्या होती है? धरातलीय तरंगे होती है। ऑप्शन है प्राथमिक तरंगे, गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक और गौण तरंगे। तो इसको याद रखिएगा कि भूकंप जब भी आता है दोस्तों, मान लें कि ये सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से जो भूकंप चलती है, जो धरातलीय पर जो तरंगे जो निकलती है, याद रखिएगा, अर्थ सरफेस पे जो निकलती है एल तरंगे निकलती है, और जो नीचे जो ग्राउंड से जो निकलती है पी और एस निकलती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धरातलीय पर क्या निकलती है? एल तरंगे निकलती हैं, ठीक है, और ये तरंगे जो हैं धरातल पर साथ साथ चलती। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये सबसे खतरनाक तरंगे होती है। पी एस से के बात करेंगे, एल जो तरंगे होंगी वो आपका सबसे खतरनाक जो है तरंगे होती हैं। भूकंपीय तरंगे 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, पी एस एल और आर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नवीनतम पर्वतमाला है। नवीनतम पर्वतमाला है, ऑप्शन है एल्प्सियन, सतपुड़ा, यूराल, रॉकी। तो याद रखिएगा यूराल जो है क्या है? नवीनतम पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंति से हुआ है? ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंति से हुआ? ऑप्शन गोदावरी, तेथिस, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था बलित पर्वत में, ये तेथिस सागर जो है, इसके कारण जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। तेथिस सागर जहाँ पर जो था, वो दोनों चट्टान को टकराने से क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित? ऑप्शन इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली, केनिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि विसुवियस ज्वालामुखी जो है इटली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है?
ऑप्शन है अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। तो माउंट एवरेस्ट जो है ज्वालामुखी दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन केंद्र कहाँ पर स्थित है। ओजोन जो है सबसे ज़्यादा किस लेयर में पाया जाता है, जिसको याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। दोस्तों बात करेंगे कि सबसे दूर जो है ना, ऐसे आयन मंडल है। आयन मंडल के बाद दोस्तों बहिर्मंडल भी आता है। आयन मंडल को जो है ना, इसको क्या कहते हैं कि आपको आयन मंडल का मध्य मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। आयन मंडल को क्या कहता है, मध्य मंडल। और पृथ्वी की सबसे सतह से दूर से बात करेंगे तो आयन मंडल ही होगा। ठीक है, ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे जो है पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित हो। ऑप्शन है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल या ये सभी। दोस्तों हमारे जो पृथ्वी पर जो भी जो है टावर या कोई भी टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है तो ऊपर में जो रखा हुआ रहता है दोस्तों, वो कहाँ से परावर्तित होता है, इसको याद रखिए। आयन मंडल से जो है, आयन मंडल से जो है फिर से क्या होता है, रेडिएशन जो है इसको मिलता है। ठीक है, इसको याद रखिए। तो आयन मंडल में जो है दीर्घ रेडियो तरंगे स्थित रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित रहता है। यानी कि जो हमारे पृथ्वी से जो है सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर जाकर ऊपर में जो है स्थित होता है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल या क्षोभ मंडल। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है आपका ना मतलब कि संचार उपग्रह को जो है आयन मंडल में क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। ठीक है, ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल की दोस्तों याद रखिएगा कि वायुमंडल के क्षोभ मंडल में ही जो है दोस्तों जलवाष्प यानी कि वेपोराइजेशन को जो वाटर जो रहता है वो आपका 90% जो है क्या रहता है, 90% प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सामान्य वायुदाब जो है पाया जाता है। ऑप्शन है रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा सागर तल पर। दोस्तों सागर तल पर ही क्यों वायुदाब है, क्योंकि सागर तल से आप देखिएगा आपको हर जगह पर जो आपको लिखा मिलेगा जहाँ पर जो है ना कि इतना जो है ऊंचा है, सेंटीमीटर ऊंचा है। तो सागर तल से जो है नापा जाता है और सागर तल में जो है प्रेशर जो है दोस्तों नापा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सागर तल में ही क्या कहता है, वायुदाब को क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायुदाब में अचानक आने वाले कमी किसका सूचक है। अगर दोस्तों मान लें किसी जगह जो है या समुद्र में हो या स्थल पर मान लें कि अचानक जो है प्रेशर जो है कम गया, इसका क्या सूचक होगा। ऑप्शन है तूफानी मौसम, स्वच्छ मौसम, वर्षा मौसम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर अचानक प्रेशर ये क्या हो गया, कम हो गया, तो तूफान आएगा। दोस्तों आप कभी ऑब्जर्व करके देखिएगा कि मतलब कि जो है ना ज़्यादातर जो है तूफान जो आते हैं बंगाल के खाड़ी से आते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर प्रेशर जो है अचानक क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कम हो जाता, तो वहाँ से तूफान उठता है दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है भारत में और बांग्लादेश में क्या होता है, बारिश होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। क्या रसायन मंडल का एक क्या है, भाग है। ऑप्शन है आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल। इसको याद रखिएगा, वायुमंडल का रसायन मंडल कह सकते हैं तो आप जो है इसको कह सकते हैं ओजोन मंडल को कहेंगे। रसायन मंडल किसको कहेंगे, ओजोन मंडल को कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं। ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर,
ठीक है। ये भारत मान लो वर्ल्ड का मैप है दोस्तों, ये भूमध्य सागर बीचे बीच होकर गुजरा। तो ऊंच दाब यानी कि जो है दोस्तों इधर से जो आएगा आपका प्रेशर जो बनेगा, ठीक है, तो ये जो हवा जो चलती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन व्यापारिक पवने, पछुआ हवाएं, समुद्री पवने, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि व्यापारिक पवने इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवने कहते हैं जो भूमध्य सागर की ओर जो है उच्च दाब क्षेत्र चलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या समतल मंडल, या मध्य मंडल। तो इसको याद रखिएगा, समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ते हैं, ताकि जो है दोस्तों हवाई जहाज को उड़ने में कोई परेशानी ना हो। क्षोभ मंडल के ऊपर एक समताप मंडल होता है जहाँ पर जो है हवाई जहाज उड़ते रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। सबसे नीचे जो है दोस्तों क्षोभ मंडल है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, दोस्तों ओजोन मंडल, ओजोन लेयर जिसको कहते हैं, मध्य मंडल, और उसके बाद आयन मंडल, या उसके बाद बाह्य मंडल सबसे ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात जो है ऑप्शन है गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि चक्रवात जो उड़ता है ना वो आपका अंडेकार का होता है, ठीक है। इसको याद रखिए, अंडेकार का चक्रवात जो है होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा अंडाकार, ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चक्रवात को शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र, या गर्त। तो ऑप्शन है चक्षु। दोस्तों लगभग जो है दोस्तों मैंने आपको लगभग जो है 45 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का मैंने आपको करा दिया। आपको अगर समझ में आएगा दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा नया आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आप तक जो है सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए इतना ही।